गुड मॉर्निंग। आज 23 अप्रैल और हम जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आप बच्चों तक हम पहुँचे, तो इसी के अंतर्गत हमारा एक प्रयास रहता है कि हम बच्चों के लिए, आप सभी के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से करते रहें। तो आप भी कुछ करिए। तो हमारा ये पहला चैप्टर है। जैसे आप देखेंगे सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। पहले ये देखिए, हमारे पास डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसमें दिया गया है। इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत अपने आप भी यहाँ से, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर की बात की है, आइडेंटिफिकेशन की बात की है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की है। तो हमने यहाँ तक आपको पढ़ाना है, तो आपने यहाँ तक इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? दो शब्दों से बन करके बनी है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब आप सभी जानते हैं, ये इंग्लिश का शब्द है जिसमें हम बहुत सारी वेरिएशंस देखते हैं। किसी भी चीज़ में डाइवर्सिटी हो सकती है, कल्चर में डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, उसी तरह। लेकिन यहाँ पर हमने एक शब्द जोड़ा है, दैट इज़ अ बायो डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है लिविंग। ये लिविंग से जो रिलेटेड है। तो सही मायने में इसकी जो डेफिनेशन रहती है वो है डिफरेंट टाइप्स एंड वेरिएशंस ऑफ, ये देखना आपने ध्यान से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड वेरिएशंस ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द अर्थ लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। साथ में आपको काउंट करना है, याद रखना है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। ऐसे ही आपको ये बना देना है, देखिए, ठीक है, जो फ्लो चार्ट है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में होता क्या है कि जो कुछ ओल्ड स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती रहती हैं और नई नई स्पीसीज बनती रहती हैं, ठीक है। अब हमसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सटिंक्ट क्यों होती हैं। उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे लोग, कई सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, जो भी हैं। और उसके बाद एग्जोटिक स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बाहर से कई बार स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन रहता है और उसकी वजह से भी। या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का किसी भी तरह से दोहन करते हैं गलत तरीके से उसको, ठीक है, तो वो भी एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत सारी काम में आती हैं, तो उनको रोकने के लिए जो सरकार को कड़े नियम बनाना पड़ते हैं, इसलिए उनको रोकना पड़ता है। अगर उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो नेचुरल स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नए जो है वो क्यों बनते हैं, तो फॉर्मड क्यों होते हैं? एवोल्यूशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैट्रिक में आपने पढ़ा एवोल्यूशन। तो एक तो ये ऐसा होता रहता है कि नए नए स्पीसीज बनते रहते हैं और फाउंड भी होते हैं, नए मिलते भी हैं। क्यों मिलते हैं? बिकॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टेक्निक्स। कई सारे जीपीआरएस सिस्टम आप देखते हैं, उससे हम, ठीक है, जहाँ पर हैं स्पीसीज को, कैमराज आपने देखे होंगे, डिस्कवरी चैनल वगैरह आप देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जब बायोडाइवर्सिटी हो गई है, इतनी सारी दुनिया है, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम उसकी टैक्सोनॉमी को जानें। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? ये यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन, ये तीन चीज़ें हैं। सिंपल से भाषा में हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू आइडेंटिफाई, मतलब डिस्क्राइब्ड करेक्टली, कि वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोब से क्यों है, उसका पता हमें चलता है। उसके लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह बनी हुई हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम टैक्सोनॉमी एड्स यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कीज़ जो होती हैं, दे आर यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। ये बुक्स होती हैं जिसमें कई सारे करैक्टर्स दिए होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए। दूसरा होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण करना, टू नेम, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स बने हैं। फिर क्लासिफिकेशन करना, मतलब टू सी क्लोजनेस बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, आखिरकार किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप है या कैसे वो एक दूसरे से भिन्न है, तो ये भी हमने पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें टैक्सोनॉमी के ऊपर रहती हैं, आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफिकेशन करना।
जहाँ तक हमारे पास टैक्सोनॉमी को जो स्टडीज़ करने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है टैक्सोनोमिस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप टैक्सोनोमिस्ट के नाम याद रख सकते हैं, कार्लस लिनस टैक्सोनॉमी में इतना सारा काम किया कि उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिकल है, डी कैंडल है, बेंथम एंड हुकर है, तख्ताजन है, R.H. व्हिटेकर है। ये सब टैक्सोनोमिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारा काम जो है वो टैक्सोनॉमी में किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन हम हो गया। अब हमारे पास आता है अबाउट दी नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर का मतलब मैंने आपको बताया कि नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हाउ टू नेम देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड विद द लोकल नेम। you know there are so many name of the different plants. Say for example, you can make a list what you called it प्याज, अनियन को हम बोलते हैं इंग्लिश में। वहीं पर अगर आप हमारे ही भारत देश में देखें, यू जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि प्याज को पंजाब में क्या कहते हैं, ठीक है, बिहार में क्या कहते हैं, कर्नाटका में क्या कहते हैं, केरला में क्या कहते हैं, तो आप जस्टिफाइड हो जाएंगे ये जान करके कि सच में ही जो लोकल नेम है वो कई नाम से जाना जाता है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है नोन बाय डिफरेंट नेम इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाएगा तो बहुत बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ की बात कोई कर रहा है। तो लोकल नेम वर्सेस ऊपर से आता है साइंटिफिक नेम्स। जनरली हम बात करते हैं कि इसको हम लैटिन भाषा में ही या ग्रीक, दो भाषाएं होती हैं साइंस में आपको पता है, दोनों ही को हम डेड लैंग्वेजेस बोलते हैं। बोथ आर नोन एज डेड लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर नॉट नाउ यूज्ड बाई डिफरेंट ऑथर्स, और जो भी लोग हैं मतलब उनको अपनी भाषा में अब लिटरेचर लिखने में उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो दे आर डेड लैंग्वेजेस और उसी के आधार है साइंस। तो जितने भी नाम हम देखते हैं बायोलॉजी के अंदर दे आर साइंटिफिक नेम्स, दे आर गिवन इन अ लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके ऊपर है वो। अब जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे हैं बने हैं, दे आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बनाए गए। ठीक है, प्लांट के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया उसको ICBN को जो है उसकी जानकारी है, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आपने इनकी एक्सपेंड फॉर्म याद कर लेनी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसमें हम जितने भी नोमेनक्लेचर जितना भी हम बात करेंगे, ये जो एक संस्था जैसी होती है जिसमें जिस भी आदमी ने कोई नाम लिखना हो, मान लो प्लांट्स का, उसने ICBN को अप्रोच करना होता है। उसके बाद वो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करते हैं कि दिया हुआ नाम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बोटेनिकल नेम्स, मतलब जो नाम प्लांट के लिए दिए जाएंगे, बिकॉज स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। ठीक है, ये दो मुख्य आपकी ये होते हैं पार्ट बायोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ एनिमल इज जूलॉजी, तो उसी से बनता देखिए बॉटनी, बोटेनिकल नेम, जूलॉजी, जूलॉजिकल नेम। उसके लिए जो संस्था बनी है दैट इज ICZN, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इसके रूल्स देख लेंगे। रूल्स देखने के लिए आप सभी एक बार इसको अपनी कॉपी पे लिखिए। मैंजीफेरा इंडिका लिनस, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो, दैट इज द नेम ऑफ मैंगो। आपने इसको देखना है ध्यान से। अब इसको अगर आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट दी नेम्स। तो ये प्लांट का नाम हो गया, और एक हम लिख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं, चलिए हाउस फ्लाई का, ये जूलॉजी के लिए नाम हो जाएगा। तो हाउस फ्लाई का जो नाम होता है वो है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो मैंने क्या किया, देखो आप, जब मैंने नाम लिखा तो आपने मुझे देखा, मैंने क्या किया, एक तो सबसे पहला जो रूल है कि ये है ऑल नेम्स आर फ्रॉम, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आप बुक से पढ़ लेंगे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स। देखिए जब हम इटालिक्स मतलब ऐसे, ठीक है, स्लैश करके लिखना, देखो मेंजीफेरा इंडिका इन इटालिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कि चाहे कहीं से भी हो लेकिन नाम लैटिन ही होगा। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो एक पहला नाम जीनस होता है, जो जैसे मेंजीफेरा इज जीनस, और इंडिका जो है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। तो मैंने जब लिखा तो आपने काउंट देखा होगा ध्यान से कि मैंने उसको अंडरलाइंड किया। अगर प्रिंटेड करूंगा मैं बुक्स में तो उसको क्या करूंगा, मैं इटैलिक्स में लिख दूंगा, बिकॉज ये क्या बताता है कि ये सब साइंटिफिक भाषा है जो लैटिन ओरिजिन से बनी है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। देखिए ये भी आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने नाम लिखा, ठीक है, तो मेंजीफेरा इंडिका। और पांचवा जो है वो लिनस। देखिए यहाँ पर लिनस LINN ये इंडिकेट करता है बिकॉज इट वाज नेम वाज गिवन बाय कार्लस लिनस। ठीक है, तो LINN भी लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हमने केवल मेंजीफेरा इंडिका को ही इटैलिक्स किया या मैंने अंडरलाइन किया, लेकिन लिन को मैंने अंडरलाइन नहीं किया। इसको हम रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो दीजिएगा। देखिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी में लिखूंगा, आपने फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हीट का नाम, ठीक है, तो देखना ध्यान से, चारों चीज़ें हम फॉलो करके चलेंगे। व्हीट पहला नाम लैटिन भाषा में है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज ट्रिटिकम। ये टी बड़ा कर दिया मैंने, एक रूल ओबे किया, ट्रिटिकम। ठीक है, और दूसरा नाम जो है वो एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये मैंने सारे रूल्स इसी एग्जाम्पल में कर लिए। देखिए पहला अक्षर जेनरिक है, ये स्पेसिफिक है। जेनरिक का पहला लेटर बड़ा किया मैंने, ठीक है, स्पेसिफिक का पहला अक्षर छोटा किया। इसको मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये बताने के लिए कि ये लैटिन भाषा से निकले हुए हैं, इसका जो उद्घोष हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, तो आज इतना ही आप सभी ने पढ़ लेने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, दूसरा आपने समझना है कि जो लोकल नेम्स हैं वाई दे आर नॉट कंसिडर एज गुड। ठीक है, व्हाट है साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो क्यों अच्छे माने जाते हैं। एक्सपेंड फॉर्म ICBN ICGADN ये सारे होमवर्क आज आपका रहेगा। ठीक है, हाउ टू राइट द नेम, ठीक है, बुक में से आप कोशिश करिएगा नाम लिखने के। और ये थोड़े से नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नाम आपने कहीं से ढूंढने हैं बुक में ही। अनियन का नाम, ठीक है, और उसके बाद नीम का नाम क्या है, ठीक है, काऊ का नाम, बफलो का नाम, ठीक है, उसके बाद हॉर्स का नाम। ये सारे साइंटिफिक नाम आपने कल लिख देने और मुझे होमवर्क में भेज देने। दैट्स ऑल। ठीक है, तो घबराना नहीं है अभी, चलो सिलेबस जैसे जैसे चला है यू फॉलो दिस। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप डिस्कस करिए। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे।